क्वेश्चन नंबर 14 में है बुआ, अवकल समीकरण x प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2e टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0। तो 14th नंबर क्वेश्चन में हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, x प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2e टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1। इसका आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है और कुछ कंडीशन आपको दी गई हैं। वो कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0। देखें बेटा कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, y और x के ये दो अलग अलग, ये y का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है। और देख हम ये रहे हैं कि हम चाहें तो y और x के फंक्शंस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उनको। तो ये हमने लिखा dy, ये अपॉन में आ जाएगा 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1, ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा dx अपॉन x प्लस 1। नहीं समझ आया आपको? आ गया ना इतना? अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो 2 बेटा e टू द पावर माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। e टू द पावर माइनस 1 है, हम इसको अपॉन में कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, माइनस वाई पावर है ना, नीचे आके प्लस वाई हो जाएगी। उसके बाद फिर सॉल्व करें आप, इसके नीचे एक ले लेते हैं और दोनों में एलसीएम e टू द पावर y। अगर e टू द पावर y एलसीएम लेंगे तो 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस e टू द पावर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर y इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये नंबर पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा e टू द पावर y dy अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे उसके साथ बेटा एक काम और कर लेते हैं। ओ सॉरी, x प्लस 1 है बेटा। समाकलन करेंगे और उसके साथ एक छोटा सा काम और करना चाहते हैं। ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? देखिए बेटा, ये कितना था e टू द पावर y dy अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y, e टू द पावर y dy अपॉन 2 माइनस e टू द पावर y। हमने एक माइनस ये लिखा, एक माइनस ये लिखा। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा? फिर से प्लस। लेकिन ऐसा कर लेने से हमारा काम बन जाएगा। नीचे जो फंक्शन लिखा है इसका अवकलन करिए, क्या आएगा देखो, 2 माइनस e टू द पावर y, e टू द पावर y का अवकलन, इस पूरे का अवकलन करोगे तो माइनस e टू द पावर y आ जाएगा, आ जाएगा। तो नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन, f ऑफ x अपॉन f नो सॉरी f डैश x अपॉन f ऑफ x। log fx होता है तो माइनस लगाया और ये हो गया log fx। fx की जगह पर कौन है? 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू dx अपॉन x को क्या कर सकते हैं? log x। सॉरी, ये x प्लस 1 इसमें है, मैं बार बार भूल जाता हूं, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1। अब सभी जगह log आ रहा है तो यहां पर भी log c कर दो। इसमें आप देखो आगे आप माइनस 1 तो मान सकते हो ना, ये n log m, n log n में क्या होगा? log m टू द पावर n। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 माइनस e टू द पावर y माइनस 1, ये माइनस 1 इसकी पावर बन जाएगा। यहां log m प्लस log n, log m इंटू n, तो c इंटू x प्लस 1।
अब दोनों तरफ लॉग है तो तुलना करेंगे तो लॉग की जगह लॉग मिलेगा, इसकी जगह पर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस e टू द पावर y टू द पावर -1 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1। इसको प्लस बनाना है तो आप उलट दीजिए इनको, ये 1 अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर y अपॉन में कर दिया, ये पावर प्लस हो गई, ये c इंटू एक्स प्लस 1 लिखा रहेगा। अब आप चाहें तो पलट दीजिए तो ये बन जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां से e टू द पावर y की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या मिलेगी, e टू द पावर y, ये उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, 2 माइनस 1 अपॉन सी एक्स प्लस 1। बस करो, रहने दो। यहां के बाद इसको क्या कर दीजिए, अब इसमें विशिष्ट हल चाहिए ना आपको, ये कंडीशन अप्लाई कर दो। कंडीशन में क्या है, y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 लिखना है, x की जगह भी 0 लिखना है। देखो क्या मिलेगा आपको, y की जगह 0 तो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन x की जगह 0 लिखोगे तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 को c से मल्टीप्लाई कर दोगे c, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन सी, ये 1 अपॉन सी इधर ले आओ, 1 उधर भेज दो, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1, देन सी इज इक्वल टू 1। अब ये सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे लिख दो। इसलिए समीकरण 1 से e टू द पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन सी की जगह 1 लिखना है तो ये x प्लस 1 ऐसे बन जाएगा। इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना लेंगे आप, x प्लस 1, ये यहां पर आ जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये e टू द पावर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। आपको याद होगा बेटा, अगर कभी 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 लिखा है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो ये 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर है वो एक तरफ, पावर एक तरफ, और लिख देंगे log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द बेस a। यही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, नोट कर लें। अगर आप यहां से भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो अगर हम नहीं मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, तो हम मिला देते हैं, इसलिए नोट कर लें अब आप इसे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। मतलब एक गांव की जो जनसंख्या उसके बढ़ने की दर, लगातार उसमें जो वृद्धि की दर है वो किसी भी समय आप देखोगे वृद्धि की दर तो उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती होती है। जब भी आप देखोगे तब भी ऐसा मिलता है हमको। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हमने मान लिया कि माना किसी समय t पर गांव की जनसंख्या p है, पॉपुलेशन। कोई समय t पर हमने देखा जाके वहां पर हमें गांव की जनसंख्या p के बराबर मिली। 1999 में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 20,000। 2004 में 25,000, 2009 में हमको मालूम करना है कि कितनी हो जाएगी। अब क्योंकि हमने सर्वे कब से स्टार्ट किया है, 1999 से स्टार्ट किया, तो सर्वे अगर हमने 1999 से स्टार्ट किया है
तो जब सर्वे वहीं से स्टार्ट किया तो उस समय टी का मान क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, वहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0। 2004 में 1999 में t 0, तो 2004 तक आते आते कितने वर्ष गुजर गए? 5 वर्ष। तो 2004 में t बराबर जब 5 वर्ष, तब p बराबर 25,000। 2009 में पूछा तो 1999 से और 2009 में कितने वर्ष हो जाएंगे? 10 वर्ष। तो उनका ये कहना है कि जब 10 वर्ष गुजर जाएंगे तो उस समय पॉपुलेशन क्या होगी, ये पता लगाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया गया हमको कि जनसंख्या वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो उस समय गांव की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है। जिस भी समय आप देखने जाओगे उस समय वहां की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर को आप कैसे लिखोगे? डी डी टी ऑफ पी, याद आया कुछ आपको? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो गांव की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है, पी के अनुक्रमानुपाती। अब ये निशान हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहां, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp, के कांस्टेंट लगा लिया हमने। अब इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, p यहां पर ले आओ, dt उधर भेज दो। dp अपॉन p इज इक्वल टू k इंटू dt। दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। dp अपॉन p इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p की वैल्यू क्या होगी? log p टू द बेस e इज इक्वल टू k और dt का इंटीग्रल t और उसके साथ प्लस c। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ले। अब यहां पर हम 1 बाई 1, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, P, K और C। टाइम तो हमको मालूम है, चलो हम लिख देंगे। P, K और C ये 3 अज्ञात राशियां हैं। इन 3 में से कोई 2 जब तक हमको नहीं मालूम होंगी, तीसरी हम नहीं निकाल सकते। तो हमें P चाहिए जब T 10 वर्ष है, तो इसके पहले में K और C निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, P बराबर 20,000 जब T बराबर 0। P इज इक्वल टू 20,000 जब T इज इक्वल टू 0। तो P की जगह 20,000 और T की जगह 0 लिखो। ये क्या मिलेगा आपको? log 20,000 टू द बेस e इज इक्वल टू KT, या इसको हम पहले e के टर्म्स में बना लेना चाहिए था। एक काम कर लो, अभी रुक जाओ, इसको एक स्टेप और कर लो। अभी कैसे? log p टू द बेस e इज इक्वल टू KT प्लस C। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, p इज इक्वल टू e टू द पावर, ये लगाओगे तो किसके बराबर आएगा? p के बराबर। तो p इज इक्वल टू e टू द पावर KT प्लस C। याद आया कुछ आपको? अच्छा, इसके बाद ये घातें जुड़ी हुई हैं तो हम इनको गुणा में ला सकते हैं, e टू द पावर KT इंटू e टू द पावर C। अब आप बेटा देख सकते हो ये e टू द पावर जो C है ये कैसा नंबर है? कांस्टेंट। तो इसकी जगह पर आप कुछ भी कर दो, p इज इक्वल टू e टू द पावर, ये इसको a मान लेते हैं हम, इसको पूरे को क्या मान लिया? a इंटू ई टू द पावर KT। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन अप्लाई करो। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, P इज इक्वल टू 20,000 जब T इज इक्वल टू 0। T बराबर 0 तो P बराबर 20,000 लिख दो, P की जगह 20,000। A हमें मालूम नहीं है, T की जगह पे क्या लिखना है? 0।
तो ये बेटा पूरा 0 कर देगा। और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू ए करोगे तो ए की वैल्यू आ गई 20,000। ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे लिख देते हैं। इसलिए समीकरण 1 से P इज इक्वल टू 20,000 e टू द पावर kt। नाउ दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 हो गई हमारी ये, ठीक है। अच्छा, अभी भी हमारे पास एक अज्ञात राशि है, जब तक ये पता नहीं चलेगी हम काउंट नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कंडीशन भी तो है, तो आप कंडीशन 2 लगाओ। कंडीशन 2 क्या है? P इज इक्वल टू 25,000 जब T इज इक्वल टू 5। P इज इक्वल टू 25,000 जब T इज इक्वल टू 5। तो P की जगह पर हमने लिख दिया 25,000। ये 20,000 की जगह पर 20,000 लिखा रहने दीजिए। e टू दी पावर 5k। T की जगह 5 लिखोगे, 5 गुणे के 5 के, ठीक। 3 0 से इसके 3 0 कैंसिल कर दो। 5 चौके 20, 5 25। ये 4 इधर भाग में आ जाएगा। तो 5/4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 5k। अब यहां फिर से हम एक रूल लगाना चाहते हैं, आप याद करें। 100 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा? log 5/4 टू द बेस e इज इक्वल टू 5k। यही तो आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी फिर? ये 5 भी इधर लेते आओ। 1/5 log 5/4। ये k की वैल्यू निकल करके आ गई। अब k की वैल्यू आ गई है तो फिर यहां पर लिख दो आकर के। इसलिए समीकरण 2 से, या आप एक काम और इसमें छोटा सा कर सकते हैं बेटा, ये पावर को इसके ऊपर भेज सकते हैं ना। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? log 5/4 टू दी पावर 1/5, ठीक है। तो ये k की जगह पर लिख देते हैं आकर के इसको, या तो जहां k की जरूरत पड़ेगी वहां लिख देंगे आके, ठीक है। एक काम कर लो, ये कंडीशन अप्लाई कर दो आप सीधे। कंडीशन 3 पे क्या है? t 10 वर्ष है तो p की वैल्यू चाहिए हमको। अब t बराबर 10 वर्ष समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आइए p की जगह, तो p की वैल्यू तो बेटा हमको निकालनी ही है। यहां पर हम 20,000 लिख देंगे। e टू दी पावर k इंटू टी। तो k की जगह पर क्या लिखा जाएगा? ये log 5/4 टू दी पावर 1/5 इंटू, और t की जगह पर क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे इसको। इतना आ जाएगा। ये आप चाहें तो 20,000 को यहां नीचे भेज दीजिए। तो ये 20,000 नीचे आ जाएगा। P/20,000 इज इक्वल टू e टू दी पावर log, ये 10 आप आगे रखिए क्योंकि इसके साथ में ये गुणा में है। देख रहे हैं ना, यहां पर ये k इंटू टी था, तो ये k की वैल्यू है, ये t की वैल्यू। कहीं आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि log के साथ ये भी और ये भी है। तो ये 10 को ना आप ऐसा यहां आगे गुणा में लिख लीजिए। तो e टू दी पावर हमने क्या कर लिया? 10 log 5/4 टू दी पावर 1/5, ऐसे।
अब फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फिर ये वही बन गया 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। याद आया कुछ? 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। तो कैसे लिखते हैं हम इसको? लॉग 100 यानी कि P अपॉन 20,000, log P upon 20,000 to the base E is equal to 10 log 5 upon 4 to the power 1 upon 5। देखो ये आपको बेटा जगह जगह पर जरूरत पड़ेगी और ये चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा भाई। 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, तो हम क्या लिखते हैं? log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। समझ आया? log 100, तो log 100 टू द बेस 10 की जगह पर कौन है? E इज इक्वल टू 2। वो ऐसे लिख दिया हमने। अब आगे देखो, log के आगे फिर 10 है, ये n log m लिखा हुआ है, ये भी पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा? log P अपॉन 20,000 इज इक्वल टू log 5 अपॉन 4 टू द पावर 10 अपॉन 5, क्योंकि ये भी तो घात में चला जाएगा। अब 1/5 भी घात में है, 10 भी घात में जाएगा, तो 10 का 1/5 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 10/5। दोनों तरफ log आ रहा है और दोनों साइड के log का बेस भी सेम है, तो तुलना करवा सकते हैं। क्या मिलेगा हमको? log की जगह log है, इसकी जगह पर ये है, तो P अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 टू द पावर 2। देखो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा ना ये। अब इसे और सॉल्व कर लो। P बराबर ये 20,000 उधर जाके गुणा में पहुंच जाएगा। 5 का वर्ग होगा 25, 4 का वर्ग होगा 16। 4 से कैंसिल करो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5,000। 4 से इसको आप कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, 1250 गुणे 25। P बराबर 25 0 25, 25 पंचे 125, हासिल लगे 12, 25 दूना 50 और 12 62, हासिल लगे 6, 25 एकम 25 और 6 31। तो जब 10 वर्ष गुजर जाएंगे उस समय उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 31,250। सबसे शुरू में कितनी थी? 20,000। 5 सालों में कितनी बढ़ी थी? 5,000। अगले 5 सालों में कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ के इतनी हो जाएगी 31,250। बेटा 16 नंबर क्वेश्चन में है अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। तो देखते हैं कौन सा व्यापक हल होगा इसका। सबसे पहले y को आप उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर एक्स डी वाई को भी उधर भेज दीजिए, तो y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, ये टर्म उधर जाके प्लस हो गया ना। अब y को dy के साथ, x को dx के साथ जब आप कर देंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई। तो dy की टर्म पहले लिख ली, x वाली बाद में कर दिया हमने। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है? log y, इसका होगा log x, और जब सभी जगह log है तो कांस्टेंट भी log c। log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? log m इंटू n, तो log cx, तुलना करवा देंगे, y इज इक्वल टू cx। बस यही व्यापक हल है। आप मिलाएं कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर लेंगे। अच्छा,
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा। इसका भी व्यापक हल बनाना है। आप देखें, आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये एक रैखिक अवकल समीकरण है और किस फॉर्मेट की है। तो ये है डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की है। तो अगर ये ऐसी है तो इसमें बताएं p की जगह पर कौन है, p1, और q की जगह पर कौन है, q1। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p इंटू डी एक्स, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dx, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, p1। बस ऐसा ही लिखा रहने दो, हम आगे कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसके बाद सॉल्यूशन पर आएंगे तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू, ओ सॉरी, चलिए ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। यहां पर p के साथ भी dy रहना चाहिए बेटा। फिर से एक बार देख लें, p की वैल्यू p1, q की q1। ये जो फॉर्मेट है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा। तो p की जगह p1 dy। सॉल्यूशन में भी यहां पर x होगा, q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो x इंटू आई एफ की जगह पर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर क्या लिख देना है, q1 इंटू आई एफ की जगह पर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy इंटू डी वाई प्लस सी। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, समझ आ गया सभी को, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 पे अवकल समीकरण e टू द पावर x dy प्लस y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल क्या होगा। हम नोट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले e टू द पावर x dy प्लस y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका व्यापक हल आपको पता लगाना है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को dx से पहले डिवाइड करो। dx से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा e टू द पावर x dy अपॉन dx प्लस, इसमें dx से भाग दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 0। e टू द पावर x का भाग दिया यहां आ गया, और सॉरी dx से डिवाइड किया, ये dx यहां आ गया और ये dx कैंसल, ये बच गया। अब e टू द पावर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो जब आप e टू द पावर x से डिवाइड कर दोगे तो ये d dx ऑफ y प्लस e टू द पावर x से डिवाइड करोगे तो y, और यहां पर डिवाइड करोगे तो 2x अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को आप उधर भेज दीजिए तो यह आ जाएगा d dx ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन e टू द पावर x। अब इसको देखकर इसका फॉर्मेट याद आ गया होगा, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है और ये किस फॉर्म की है, तो d dx ऑफ y प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की है। तो p की वैल्यू यहां पर क्या है आपको देखो, y की जगह 1, y की जगह y, तो p की जगह पर 1 प्लस नो सॉरी p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू इतनी है माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर x। अब आगे कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो dx आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
e टू द पावर x। तो आई एफ e टू द पावर x आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ की जगह पर e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर -2x अपॉन e टू द पावर x इंटू आई एफ की जगह पर e टू द पावर x डी एक्स प्लस सी। y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, ये -2 आप बाहर कर लो तो अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और x का समाकल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आप चाहें तो e को उधर भेज सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस, या आंसर चेक कर लो कैसे दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। y e टू द पावर x इज इक्वल टू, हाँ ठीक है बेटा, इसको e की घात x को भेजना नहीं है, आपको ऐसे लिखना है, y e टू द पावर x लिखा, इधर -x स्क्वेयर बचा, ये इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। ये आंसर है हमारा। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आ गया। कुल मिला के 16, 17, 18 क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि सारे ऑप्शंस का सारे क्वेश्चंस के सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। और इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करेंगे, सदिश बीज गणित। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।